Hello and welcome to official YouTube channel of Triple S. My name is Sohail. I am here with the next session of our lecture series. जैसे कि आप सबको पता है कि कल भी मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो आज हम और एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे। पूरे 40 क्वेश्चन इस सेशन में रहेंगे। तो मेरा मोटिव इन सेशंस को लाने का यही है कि जो भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन हैं उनसे जितने टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वो सब क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर मैं कल के सेशन की बात करूँ, कल के सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि आप सर स्लो करा रहे हैं। देखिए, मेरा ये सेशन लाने का मोटिव ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ आपके इस वीडियो के साथ साथ में ही आपको याद भी करा रहा हूँ। और इसके अलावा और एक चीज़ बताऊँ, ये सेट जो मैं यहाँ आपके सामने ला रहा हूँ ये सिर्फ 40 MCQs नहीं होते हैं। आज आप इसको ट्राई करिए, आज आप अपने साथ नोटबुक रखिए, जो भी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करिए। आपको एंड पे पता चलेगा कि हमने सिर्फ 40 क्वेश्चंस को नहीं सीखा है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स को आपको मैं बताऊंगा, उनको भी आप नोट डाउन करके जाइए साथ साथ में। ये सेशन तभी फ्रूटफुल रहेगा जब आप अपने हाथ में नोटबुक रखेंगे, पेन रखेंगे, आप जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए। एट द एंड आपको जिस तरह आपने प्रीवियस सेशन में अपना स्कोर मेंशन किया है इसी तरह से आपको क्या करना है, ये सेशन ख़त्म होने के बाद आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि इस सेशन में आपको डिडक्शन के बाद कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम हम सीधे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि अर्लीस्ट सिटी कौन सी इंडिया में डिस्कवर हुई थी। हमारे पास जो ऑप्शंस है हड़प्पा, पंजाब, मोहिंजोदारो और सिंध। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताइए। सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी हड़प्पा। तो आपको क्या याद रखना है, हड़प्पा एक ऐसी सिटी थी जो इंडिया में सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। तो अगर आपने इंडियन हिस्ट्री में देखा होगा ये लिखा हुआ है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये पहले डिस्कवर किए गए हैं। तो इसका डिक्लाइन कब हुआ है ये भी आपको याद रखना है, 1500 BC में इसका डिक्लाइन हुआ है। तो हिस्टोरियंस के हिसाब से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा का डिक्लाइन क्यों हुआ है, अगर आप बात करेंगे हिस्टोरियंस ने ये मेंशन किया है कि ये रिवर्स के पास रहते थे। जब रिवर्स ड्राइड अप हुए हैं तो इनको वाटर की कमी की वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, हड़प्पा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ड इन JNK टू कनेक्ट जम्मू विद विच सिटी। तो जो 1897 में फर्स्ट रेलवे लाइन कौन सा था जो जम्मू सिटी के साथ कनेक्ट कर रहा था, किस सिटी को कर रहा था। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं सियालकोट, उधमपुर, दिल्ली और रावलपिंडी। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ सियालकोट, जो कि अभी पाकिस्तान में आ रहा है। तो ये एक फर्स्ट सिटी थी जो जम्मू के साथ कनेक्ट हुई थी वाया रेलवे। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं, तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शेख अब्दुल्ला डाइड इन द ईयर। हमारे पास जो ऑप्शन है 1978, 1982, 1985, 1989। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ 1982। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है तो आप 8 सितंबर 1982 याद रख सकते हैं, 1982। तो ये जो शेख अब्दुल्ला थे इनकी वाइफ का क्या नाम था, और भी एक फैक्ट बता रहा हूँ। जो शेख अब्दुल्ला की वाइफ थी उनकी वाइफ का नाम था बेगम अकबर जहां, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये इनका बर्थ प्लेस कौन सा था, श्रीनगर सोरा में ये उन्होंने बर्थ लिया था। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि इन लेक्स में से जम्मू कश्मीर में कौन सा लेक लोकेटेड है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कोलीरू लेक है, फुलजर लेक है, आंचार लेक है और हमीरसर लेक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ आंचार लेक। आंचार लेक को आपको याद रखना है। ये आंचार लेक कहाँ पे है, श्रीनगर में ही है। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि यही लेक जो है आंचार लेक डल लेक के साथ एक चैनल के थ्रू कनेक्ट किया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये चैनल किसने बिल्ट अप किया था जो आंचार लेक को डल लेक के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो
कोलीरू लेक है ये आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि हमारे पास इंडियन हिस्ट्री या इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कोलीरू लेक है ये आंध्र प्रदेश में है। फिर मैं अगर फुलझर लेक की बात करूं, फुलझर लेक यूपी में है। यूपी में कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर पे। मिर्ज़ापुर में ये लेक सिचुएटेड है। आंचार लेक आपको पता ही है श्रीनगर में है। फिर अगर मैं बात करूं हमीरसर लेक की बात करूं तो ये गुजरात में है। तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन करिए साथ साथ में। देखिए जितने भी फैक्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको खुद पता चलेगा कि ये सेशन सिर्फ अगर आप फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो ये सिर्फ फोर्थ क्लास एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। चाहे आप बात करें हमारे ये अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, या मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं जो भी चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ नोट डाउन करिए अपने नोटबुक पे और साथ साथ में इस चीज़ को रिवाइज भी करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन JNK। पिछले सेशन में जो रिवर के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस लिए थे वो अलग पैरामीटर से लिए थे, आज मैंने लेंथ के हिसाब से अलग क्वेश्चन लिया है। तो इसी तरह से हम हर एक पैरामीटर को कवर करने की कोशिश करेंगे इन प्रैक्टिस सेट्स में। तो जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा आपको प्रैक्टिस भी होगी और आई एम श्योर आपको जो ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है अच्छा प्रिपेयर भी हो जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ऑप्शंस है, इंडस है, झेलम है, रिवर है, ये रावी है और चिनाब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर ही सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है। अब साथ में ये भी लिख के जाइए चिनाब रिवर। अब आप बोलेंगे सर इंडस रिवर तो इससे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी क्या है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो आपको क्या बोला है, JNK के लिए बात करी है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल में अगर आप इंडस रिवर की बात करेंगे तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो इंडस रिवर की मैं बात कर रहा हूँ 2880 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में इस 2880 किलोमीटर्स में से इंडिया में कितना आ रहा है, सिर्फ 709 किलोमीटर इसकी लेंथ जो है वो इंडिया में आ रही है। तो इसको भी आप नोट डाउन करिए, इंडस की जो लेंथ इंडिया में है कितनी है, 709 किलोमीटर। फिर अगर मैं झेलम की बात करूँ, झेलम रिवर की जो लेंथ है वो 725 किलोमीटर है। रुकिए मैं इसको अच्छे से लिखूंगा। झेलम की जो लेंथ है वो 725 किलोमीटर है। फिर अगर मैं बात करूं चिनाब की, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है JNK में, तो चिनाब की 960 किलोमीटर आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं रावी की बात करूं, रावी की 720 रावी की, और इंडस की मैंने आपको बताई टोटल कितनी थी, 2880 किलोमीटर। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कितना है, 709 किलोमीटर। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको याद करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध इन द ईयर। आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध को कनक्योर किया था। तो इस क्वेश्चन के जो हमारे पास ऑप्शंस है, 712 AD, 1812 AD, 1912 AD और 1012 AD। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 712 AD। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच मेटल वॉज नोन टू नियोलिथिक पीपल। जो नियोलिथिक पीपल थे उस ज़माने के जो लोग थे वो कौन से मेटल के साथ अपना काम चलाते थे, कौन सा मेटल यूज़ किया जाता था। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है और ब्रोंज है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज कॉपर। कॉपर को आपको याद रखना है, कॉपर नियोलिथिक पीपल यूज़ करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द टर्म सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम। आपको बताना है कि जो सूफी टर्म हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से डिराइव हुई है। ओके, सूफी टर्म कहाँ से डिराइव हुई है। देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको प्रैक्टिस भी हो रहा है और उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी हो रहा है कि ये चीज़ें अगर आपने स्किप करी है आपको इन चीज़ों को रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। सूफी की अगर हम बात करें, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कि इट्स ए पोइट्री टाइप, ए गारमेंट टाइप, ए लैंग्वेज, द नेम ऑफ ए प्लेस। तो कहाँ से डिराइव हुआ है। अगर हम सूफ़ी की बात करेंगे, ये एक अराबिक वर्ड है सूफ़ी। तो सूफ़ी का मतलब होता है वूल। क्या होता है, वूल। आपको याद रखना है वूल।
वूल इज़ अ टाइप ऑफ गारमेंट, तो आपको ये याद रखना है, इट्स अ टाइप ऑफ गारमेंट, वहाँ से डिराइव हुआ है। तो इसके अलावा और एक फैक्ट बताऊँ, ये जो वूल थे ये कौन पहनते थे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही वूल पहनते थे, तो इसी का नाम सूफ़ी है। सूफ़ी इज़ अ टाइप ऑफ गारमेंट। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ विंड। विंड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं? तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, बैरोमीटर है, एमीटर है, ऑडियोमीटर है, एनीमोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या याद रखना है? एनीमोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड, टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर एयर प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। एमीटर आप सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ किया जाता है। ऑडियोमीटर जो है, ऑडियोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? हियरिंग टेस्ट। ऑडियो से आपको पता चल रहा है, तो हियरिंग टेस्ट के लिए, हियरिंग टेस्ट मैकेनिज्म के लिए ऑडियोमीटर यूज़ कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं और एक चीज़ आपको बताऊं, आपको वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पिछले सेशन में विटामिन से मैंने क्वेश्चन आपके सामने इंक्लूड नहीं किया था, तो आज मैं विटामिन के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। आप देखिए, ये फैब्रिकेटेड जो पीडीएफ्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरा एफर्ट लगा के, पूरा एनालिसिस करके इन क्वेश्चंस को बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये जो पूरे प्रैक्टिस सेट है, आप पहला प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। आप हर एक सेशन को देखिए, आप देखिए हर एक सेशन में मैंने अकॉर्डिंगली मतलब हर एक चीज़ को कवर किया है। जैसे सपोज़ इसमें विटामिन ए के रिलेटेड मैं कुछ बोलूँगा, इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में और भी विटामिन्स है, उनके रिलेटेड जो फैक्ट है उनको भी कवर करूँगा। तो आप सारे सेशंस देखिए, एट द एंड आपको पूरा पता चलेगा कि हमने कितना सीखा है, और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम आपको बताना है। ये मैं आगे भी और सेशंस में क्लियर करूँगा, फिर बाकी जो विटामिन हैं उनको भी ले लूँगा। आपको यहाँ पे बताना है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। हमारे पास जो ऑप्शन हैं, थायमीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सिफेरॉल है और रेटिनॉल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। फिर अगर मैं बात करूं थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सिफेरॉल की बात करूं, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, आपको ये चारों याद रहेंगे। अगर विटामिन्स की बात की जाए, तो हमारे कौन कौन से विटामिन्स होते हैं? विटामिन ए होता है, तो बी कम्प्लेक्स होते हैं, B1 B2, बी को आप साइड में रखिए, अभी नेक्स्ट सेशंस में इसको भी कवर कराऊंगा। A C D E K, तो ये हमारे बेसिक विटामिन्स होते हैं। तो बी कम्प्लेक्स होते हैं, B1 B2। अगर हम थायमीन की बात करेंगे, थायमीन विटामिन बी का केमिकल नेम होता है। फिर अगर आप बोलेंगे सर इन चीज़ों को हम कैसे याद रखेंगे, तो आपके सामने एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ आपको। तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, RACE। ओके, इस तरह से आपको याद करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ए के नीचे आपको लिखना है सी के नीचे आपको लिखना है डी। ओके, इस तरह से आपको ये क्लियर होगा। सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, RACE, रेस। रेस आपको याद रखना है। फिर अगर मैं बात करूं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा, देखिए अब आप खुद देखिए, विटामिन ए था हमारे पास, विटामिन ए यहाँ पे था, तो हमें इसका केमिकल नेम बताना था। तो अगर आपने ये वर्ड याद किया होगा, आपको पहले पता चलेगा विटामिन ए के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक बनेगी वो रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल से आपको आर से आपको क्या याद रहेगा? रेटिनॉल। फिर अगर विटामिन सी की बात की जाएगी, अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, तो आपको ए के साथ इसने कनेक्ट किया होगा, तो ए से आपको क्या याद आएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसके बाद में विटामिन डी की बात करूं, विटामिन डी के लिए आपको सी है, कैल्सिफेरॉल। तो इस तरह से आप शॉर्टकट ट्रिक्स बनाएं। आप कमेंट कॉलम में आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपने ट्रिक बनाई होगी। और जो थायमीन है, विटामिन B1 कम्प्लेक्स का ये केमिकल नेम है, B1 विटामिन का जो केमिकल नेम है वो थायमीन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे।
तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं डॉक्टर करण सिंह, कंवर सिंह, लक्ष्मी कांत जहा या राजकुमार नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, लाला कंवर सेन। तो ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा मैं और भी एक दो फैक्ट्स आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली जो हमारे गीता मित्तल जी जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो रिटायर हो गए, तो उनकी जगह किन को रखा है, पंकज मित्तल। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये वो एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा। पंकज मित्तल तो इजी है याद करने के लिए क्योंकि इससे पहले कौन था, इससे पहले गीता मित्तल थी और अब कौन आया है, पंकज मित्तल। तो इनका जो सरनेम है वो सेम है, तो इजीली आपको याद रहना चाहिए। कौन है अभी, पंकज मित्तल। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन किया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा, द लैंड ऑफ बीच। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ऑप्शन से चेन्नई, पनाजी, श्रीनगर और शिमला। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज पनाजी। तो इसके लिए मैंने अलग सा एक वीडियो भी प्रोवाइड किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा होगा। तो उस वीडियो में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई है। तो इसको हमने शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद किया था यार, आपको पता है कि गोवा बीच के लिए फेमस है यार। हम गोवा घूमने गए बीच पे, वहाँ पे सब कुछ मिला लेकिन पान नहीं मिला। पान से आपको पनाजी याद रहेगा, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है गोवा के लिए। इसके बाद मैं अगर चेन्नई की बात करूँ, चेन्नई किसकी कैपिटल सिटी है, तमिलनाडु की। तमिलनाडु के लिए हमने याद क्या किया था, NADU, नाडू। नड्डू हम किसको बोलते हैं, नदीम का नाम अगर होता है उसको हम नड्डू बोलते हैं। या नड्डू बहुत चीनी खाता है, उसके दांत खराब हो गए, तो चीनी से चेन्नई याद आएगा। इसके बाद श्रीनगर आप सबको पता ही होगा, JNK। तो शिमला की बात करूँगा, हिमाचल की जो कैपिटल है वो शिमला है। इस तरह से हमने सारे कैपिटल्स को कवर किया है, वो सेशन आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन नोन एज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ वेलोसिटी, लॉ ऑफ स्पीड, लॉ ऑफ रेस्ट। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये चीज़ भी आपको मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का मतलब ही है कि लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से उसमें इस लॉ को अगर हम डिफाइन करेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में रहेगा दैट विल कंटिन्यू इन द मोशन अनटिल एंड अनलेस देयर इज एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। तो या अगर मोशन में होगा तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर वो स्टेशनरी है एक जगह पे तो वो स्टैटिक ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस देयर इज एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इनर्शिया से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको डिफिनेशन याद होगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। फिर अगर मैं सेकंड लॉ की बात करूँ, तो सेकंड लॉ का नाम क्या दिया जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ फोर्स। ओके, लॉ ऑफ फोर्स आपको न्यूटन सेकंड लॉ में सिंपली क्या डिफाइन किया जाता है, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सेकंड लॉ में यहाँ पे हमें क्लैरिफाई करता है। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फोर्स। अगर मैं थर्ड लॉ की बात करूं तो उसको एक्शन लॉ बोलते हैं। तो एक्शन लॉ से आपको याद आएगा दिमाग में, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन्स के तीनों लॉ मैंने यहाँ पे रिवाइज कराया आपको, इसी तरह से आपको याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, अभी ये जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है वहाँ भी इस टनल के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। चेन्नई नासरी टनल इज ऑन विच नेशनल हाईवे। आपको बताना है कि किस नेशनल हाईवे पे चेन्नई नासरी टनल है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, NH44। NH44 के रिलेटेड मैंने आपको कल जो मैंने MCQ लिया था, क्या लिया था कि JNK में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है, वो NH44 है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को लेंगे आने वाले प्रैक्टिस सेट्स में, तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इन प्रैक्टिस सेट्स जो हम MCQs कर रहे हैं, इनके साथ साथ ही आपको पूरे जो कंसेप्ट है, पूरे फैक्ट्स आपको रिवाइज कराएंगे।
फिर अगर मैं बात करूं चिनानी नासरी टनल की, तो इसकी लेंथ कितनी है ये भी आपको याद रखना है, लेंथ भी पूछा जा सकता है। इसकी जो लेंथ है 9.28 किलोमीटर, आपको क्या याद रखना है, 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बताऊं, इस टनल को किस नाम से बोला जाता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इसको बोला जाता है। तो ये 3-4 फैक्ट्स है, आप इनको नोट डाउन करिए अपने नोटबुक पे। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, आपको बताना है कि रेन ड्रॉप का जो शेप स्फेरिकल होता है किस चीज़ की वजह से होता है। क्या ग्रेविटी की वजह से होता है, विस्कोसिटी की वजह से हो सकता है, या सरफेस टेंशन की बात से हो सकता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही एक रेन ड्रॉप की शेप जो होती है स्फेरिकल होती है। तो सरफेस टेंशन का जो मकसद ही होता है टू श्रिंक इट इनटू द मिनिमम पॉसिबल एरिया, मिनिमम पॉसिबल एरिया को कवर करने का यही काम सरफेस टेंशन का होता है। ओके, तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फाउंडर ऑफ शामिरी डायनास्टी, आपको यह बताना है कि शामिरी डायनास्टी का फाउंडर कौन था। तो हमारे पास जो ऑप्शन है क्वीन दिदा, जैनुल आबदीन, सुल्तान शमसुद्दीन और नॉन ऑफ दीज। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क डाउन किया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सुल्तान शमसुद्दीन। आपको याद रखना है शामिरी डायनास्टी के फाउंडर थे। तो ये भी आपको याद रखना है कब से कब तक, 1339 से लेके 1342, इस पीरियड को भी आपको याद रखना है, 1339 से लेके 1342। ओके, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर रीसेंट डेटा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने इस चीज़ को भी ले लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लिटरेचर नहीं लिटरेट आपको याद रखना है। विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है एज पर द रीसेंट डेटा। ओके, तो ये जो डेटा है कौन तैयार करता है लिटरेसी का, आपको ये भी याद रखना है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इस डेटा को डिक्लेयर करता है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ केरला। केरला की अभी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं तो कितनी लिटरेसी रेट है केरला की, 96.2%, 96.2%, 96.2% आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे दिल्ली है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट में है करंट में अभी इंडिया में, तो केरला आपको याद रखना है कितना है, 96.2%, 96.2%। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको इस वीडियो के साथ में ही जितने भी फैक्ट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपको याद होने चाहिए, मेरा यही मकसद है। बाकी आप खुद से भी कोई भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनको याद करेंगे, लेकिन इस वीडियो का मकसद ही यही है और फैक्ट्स को भी कवर करना, और उसके साथ साथ में ही इस वीडियो के साथ साथ में ही आपको ये पूरे फैक्ट्स याद होने चाहिए। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मेरा वेतन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ JNK फॉर, क्या फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है, टीचर्स के लिए लॉन्च किया गया है, या ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया गया है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मेरा वेतन ऐप जो है ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, किस चीज़ के लिए बनाया गया। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है, सैलरी को ट्रैक करना, एंड टू एंड सैलरी को ट्रैकिंग के लिए जो गवर्नर है उन्होंने मेरा वेतन ऐप को लॉन्च किया था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, हु अमंग द फॉलोइंग वन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री रिसेंटली, जो अभी 2020 में ही डिक्लेयर हुआ है। आपको बताना है कि केमिस्ट्री में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। हमारे पास जो ऑप्शन है जेनिफर डोडना है, रिनहार्ड है और इमैनुअल है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 3, जेनिफर एंड इनैमल आपको याद रखना है। तो अब आप बोलेंगे सर केमिस्ट्री में इन दोनों को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि जीनोम एडिटिंग के लिए केमिस्ट्री में इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर अगर हम बात करेंगे फिजिक्स की, फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आपको शॉर्टकट ट्रिक क्या याद रखनी है, RAR, RAR। तो RAR से आपको 3 लोगों के नाम याद कैसे रहेंगे,
आर से रेनहार्ड आएगा, जो यहाँ हमारे यहाँ पे ऑप्शंस में है। ए से आपको एंड्रिया याद रखना है, एंड्रिया याद रखना है। आर से आपने क्या याद रखा है, रेनहार्ड। ए से आपने क्या याद रखा है, एंड्रिया। और आर रोज़र, रोज़र तीसरा नाम जो है रोज़र है, मुझे याद आ गया। तो ये जो तीन नाम हैं आपको याद रखने हैं, रोज़र, एंड्रिया और रेनहार्ड। इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किस चीज़ के लिए दिया गया है ये भी आपको याद रखना है, ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए दिया गया। फिर मैं अगर बात करूं पीस नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है, ये भी आप याद रखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WPF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही क्या दिया गया है, पीस प्राइज़ के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इस बार। तो आई होप आपने इन चीज़ों को नोट डाउन किया होगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, द नेशनल सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय। आपको बताना है कि जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने कंपोज किया है। हमारे पास जो ऑप्शंस है रविंद्रनाथ टैगोर, मिथिली शरण गुप्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी और रामदरी सिंह दिनकर। ये हमारे पास ऑप्शंस है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। ये भी NTPC में भी पूछा गया था। फिर मैं अगर बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्पाइस नोन एज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड इज ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको बताना है कि कौन सा मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है जो कि जम्मू कश्मीर में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सैफरॉन। इसके अलावा और एक फैक्ट बता दूं सैफरॉन के रिलेटेड, आपको ये भी याद रखना है कि सैफरॉन को भी रिसेंटली 2020 में ही क्या मिला है, GI टैग मिला है। GI टैग किसको मिला है, जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग किसको मिला है, सैफरॉन को। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द्रास रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। आपको बताना है कि द्रास रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्या नुब्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जंस्कार की है, सुरू की है या श्योक रिवर की है। देखिए हर एक चीज़ को मैं पिछले सेक्शन में हमने रिवर के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लिया था, तो आज मैंने ट्राइब्यूटरीज के रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सुरू रिवर। सुरू रिवर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 क्वेश्चन, करीवा इज ए टाइप ऑफ। आपको बताना है कि करीवा क्या है। क्या ये राइस का एक टाइप है, पल्सेस का है, सॉइल का है या फ्रूट का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, करीवा इज अ टाइप ऑफ सॉइल। आपको ये भी याद रखना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, और भी एक फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा सैफरॉन JNK में कल्टीवेट होता है किस टाइप के सॉइल पे होता है। आपको याद रखना है करीवा इज अ टाइप ऑफ सॉइल, इसी पे सैफरॉन कल्टीवेट होता है। तो ज़्यादातर कहाँ पे होता है, किश्तवाड़ में होता है, और यहाँ पे JNK में भी मटन में होता है, सॉरी ये पांपोर। इसके बाद बात करूं, द एक्सट्रीम नॉर्थ सेंट्रल ग्लेशियर इन JNK इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। ग्लेशियर्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक्सट्रीम नॉर्थ सेंट्रल ग्लेशियर JNK में कौन सा है। तो इस हमारे पास जो ऑप्शंस हैं बल्तारो, बियाफो, सियाचिन और हिस्पार है। तो इस क्वेश्चन का मुझे आप राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सियाचिन। अब और भी कुछ फैक्ट्स को बता रहा हूँ, आप साथ साथ में अपने कॉपी में नोट डाउन करिए क्या फैक्टर्स है। ये भी इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। क्या फैक्ट्स हैं सर, आप बोलेंगे ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि बाल्तारो जो हमारा ग्लेशियर है, क्या उसकी लेंथ कितनी है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप नोट डाउन करिए, जो हमारा बाल्तारो ग्लेशियर है इसकी जो लेंथ है वो 62 किलोमीटर है, 62 किलोमीटर है। फिर मैं अगर बात करूं बियाफो की, बियाफो जो हमारा ग्लेशियर है इसकी जो लेंथ है 60 किलोमीटर है। इस तरह से आपको याद रखना है। फिर मैं अगर बात करूं सियाचिन की 72 किलोमीटर लेंथ है। और भी एक फैक्ट आपको याद रखना है, जो सियाचिन ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इसको माना जाता है। इसके बाद हिस्पार की बात करें, हिस्पार की जो लेंथ है 49 किलोमीटर है। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी मैं डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ आप ये डेटा अपनी नोटबुक पे साथ साथ में लिख रहे हैं, ओके। तभी आपको पता चलेगा कि इस सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज किया है।
अब आप डैम्स की बात करेंगे, डैम से भी 100% आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने जो प्रीवियस सेशन आपको करवाया है उसमें डैम्स में अलग पैरामीटर को लिया है। आज मैं कैपेसिटी की बात करूंगा कि किस डैम, पिछले में हमने ये क्वेश्चन लिया था कि कौन सा डैम किस रिवर पे है, तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आज मैंने जो क्वेश्चन लिया वो कैपेसिटी के रिलेटेड। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, बगलिहार डैम की कितनी कैपेसिटी है, 330 मेगावाट, 900 मेगावाट, 480 मेगावाट या 390 मेगावाट। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, बगलिहार डैम की जो कैपेसिटी है वो 900 मेगावाट की है। अब आप बोलेंगे सर 330 मेगावाट किस डैम की कैपेसिटी है, 480 किसकी है और 390 किसकी है। इसको भी नोट डाउन करिए साथ साथ में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो आपको याद रखना है जो 330 है किशन गंगा के नाम से आपको याद रखना है। किशन गंगा जो डैम है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 330 मेगावाट। फिर अगर मैं बात करूं 900 को, आपको पता ही है बगलिहार इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, बगलिहार। फिर मैं अगर बात करूं 480 मेगावाट की, तो 480 मेगावाट किसकी कैपेसिटी है, उरी डैम की, जो कि उड़ी में लोकेटेड है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें क्या क्वेश्चन ले लूँगा, लोकेशन के रिलेटेड में क्वेश्चन लूँगा कि कौन सा डैम कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, इसके बाद अगर बात करूँ उसमें हम डेट को भी मेंशन करेंगे कि कौन सा डैम कब बनाया गया है। फिर आप बात करेंगे 390 मेगावाट। 390 मेगावाट किस डैम की कैपेसिटी है, तो आपको याद रखना है दुलहस्ती आपको याद रखना है। दुलहस्ती की जो कैपेसिटी है वो 390 मेगावाट है। तो इसको, आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। क्या क्या है हमारे पास, फिर से रिपीट करूंगा। बगलिहार डैम की जो कैपेसिटी है वो 900 मेगावाट है। इसके बाद मैं बात करूं किशनगंगा डैम की, उसकी जो कैपेसिटी है 330 मेगावाट है। इसके बाद उड़ी डैम की बात करूं 490 है, और दुलहस्ती डैम की बात करूं उसकी कैपेसिटी 390 है। आई होप आपने नोटबुक पे ये सब चीज़ें लिखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज, ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है, तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, ट्राइसल्फाइड और इथाइलिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर हम देखेंगे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्यूटेन और मीथेन दोनों को बोला जाता है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मीथेन ही ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज ऑल्सो कॉल्ड बाय पोइटिक नेम ऑफ दियामीर, कौन से पीक को दियामीर के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर बताना है। हमारे पास जो आंसर है, ऑप्शंस हैं, K2 है, नंदा देवी है, नंगा पर्वत है और अमरनाथ पीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा कौन सा है, नंगा पर्वत इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसी को दियामीर के नाम से भी बुलाया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द्रास रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ, आई होप इस क्वेश्चन को हमने पहले ले चुका है, रिपीट हो गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ है तो और एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जो ये रिवर है कौन सा, सुरु, इसका जो आंसर था सुरु रिवर है। तो सुरु रिवर के ओरिजिन के बारे में बताऊंगा। तो सुरु रिवर का जो ओरिजिन है जोजिला पास में है, जोजिला पास आपको याद रखना है। ओके, जोजिला पास में यहाँ पे सुरु रिवर का ओरिजिन है। ओके, तो उसी रिवर की जो द्रास रिवर जो है उसी रिवर की ट्राइब्यूटरी है। ओके, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नीलंग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, आपको बताना है कि नीलंग लेक किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वुलर लेक के बारे में पढ़ते जाओ, बाकी जो हमारे लेक्स हैं उनके रिलेटेड भी फैक्ट्स को लेके आऊँगा। वुलर लेक के बारे में सबको अब पता चल गया, वहाँ पे कौन सा लंक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके पैरामीटर्स क्या है, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वो सब बेसिक क्वेश्चंस है, वो सब हमने पहले ही कवर किया है। तो जो बाकी के लेक्स हैं उनके रिलेटेड फैक्ट्स को भी आपको याद रखना होगा, इसलिए मैंने आज इस क्वेश्चन को लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बडगाम। तो आपको क्या याद रखना है कि जो नीलंग लेक है वो बडगाम में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ
10 मेगावाट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है कि यूटी में जो फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 10 मेगावाट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है डोडा, उधमपुर, अनंतनाग और रियासी। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क डाउन किया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज रियासी। रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा विंड पावर प्रोजेक्ट है बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में अगर बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो कौन सी लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। हमारे पास जो ऑप्शन है दाचीगाम, किश्तवाड़। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हुआ है टाइप करते टाइम, आपको यहाँ पे हिमिस याद रखना है, हिमिस। तो वही इस क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा, ये गलत हुआ है जीनस टाइप करते। तो लास्ट जो ऑप्शन है वो सालिम अली है। अब हम हिमिस की बात करेंगे। हिमिस जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्टली इतना ही तो नहीं पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन है इंडिया का। तो हमें इस हिमिस नेशनल पार्क के बारे में और भी कुछ फैक्टर्स को याद रखना है, वो चीज़ भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप नोट डाउन करिए, जो हिमिस नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। कहाँ पे लोकेटेड है ये, लद्दाख में। तो पहला फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि हिमिस नेशनल पार्क जो कि सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है, लद्दाख में सिचुएटेड है। अभी तक आपने क्या याद रखा है कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो है वो हिमिस नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लद्दाख में है। अब आप बोलेंगे सर ये लार्जेस्ट है, क्वेश्चन तो ऐसा भी आ सकता है ना कि इसका एरिया कितना है। तो वो चीज़ भी आप याद रखिए, 4400 स्क्वायर किलोमीटर आपको याद रखना है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करूं, सर वर्ल्ड फेमस, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है, ये चीज़ भी आप अपने नोटबुक पे लिखिए। किस चीज़ के लिए फेमस है ये, स्नो लिपर्ड्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, स्नो लिपर्ड्स के लिए। आई होप आपने ये पूरे फैक्ट सब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए इस पे राइटिंग सही नहीं हो रही है, लेकिन मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ आप उसी टाइम अपने नोटबुक पे साथ साथ में लिखते जाइए। आई होप आप सब इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं, और ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी पीडीएफ उठा के आपके सामने डिस्कस करने बैठ जाता हूँ, मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करता हूँ, फिर वहाँ से मैं क्वेश्चंस को बनाता हूँ। आई होप आप इस मेरे एफर्ट को एक्नॉलेज करेंगे। इस सेशन के बाद इस सेशन में अपना फीडबैक आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। तो डेटा के रिलेटेड या डेट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। हमारे पास जो ऑप्शन है 13 फरवरी 1970, 13 जनवरी 1978, 13 मार्च 1986, 13 जून 1988। तो ऐसा मैं खुद कर रहा हूं कि आपको पूरा डेटा याद रखना है। मैं ऑप्शंस इस तरह से बनाता हूं ताकि जब तक आपको पूरा एग्जैक्ट डेट और ईयर पता नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए मैं ऑप्शंस को इस तरह से बनाता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 13 फरवरी 1970। ओके, ये टूरिज्म के रिलेटेड आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन द वैली। आई होप ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन ने ही कारपेट इंडस्ट्री को यहाँ पे स्टार्ट किया है कश्मीर वैली में। फिर मैं बात करूँ, जिरी मेला सेलिब्रेटेड इन जम्मू डिवीजन, कब होता है ये मेला, अक्टूबर नवंबर में होता है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस सीज़न में ये मेला होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन करी है, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, जिरी मेला। तो ये क्या सिंबलाइज करता है ये मेला, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इस मेले से हमें ये पता चलता है करेज, ऑनेस्टी और कंपैशन। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। ये पर्सनैलिटीज़ का टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ऑफ J&K हैज़ बीन अवॉर्डेड विद इंडियन अकेडमी अवार्ड इन 1961 फॉर हिज फेमस पोइट्री कलेक्शन नवरोजी सबा। ये इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए। हमारे पास जो ऑप्शंस है मीर कासिम, गुलाम नबी, रहमान राही और दिनत नादिम। तो
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि एक फेमस पोइट थे रहमान राही। रहमान राही को ये अवार्ड मिला था किस चीज़ के लिए? नवरोजी सबा। ओके, ये एक फेमस पॉइंट थे। इसके बाद में बात करूं, द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 वाज प्लेड इन विच कंट्री? किस कंट्री में सबसे फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला गया है? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड एंड वेल्स में फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला गया है। और भी कुछ फैक्ट बताऊं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि क्रिकेट का फर्स्ट वर्ल्ड कप किस डेट पे या किस ईयर में खेला गया था। तो तब क्या होता था, अभी अगर आप देखते हैं 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है, उस टाइम पे 60 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला जाता था। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करिए। इसके बाद में बात करूं, अभी आपको पता है अयोध्या वर्डिक्ट हुआ है, इसी के रिलेटेड एक फेमस बुक आई है। आपको बताना है कि अयोध्या जो बुक लॉन्च हुई है वो किसने लिखी है। हमारे पास जो ऑप्शन है रूपाचारी है, PS श्रीधरन पिल्लाई है जो कि गवर्नर ऑफ मिजोरम है, माधव भंडारी है, या राजेंद्र सचार है। ओके, आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, माधव भंडारी। तो माधव भंडारी ने कौन सी बुक लिखी है? अयोध्या, जिसमें इसने अयोध्या के बारे में जो यहाँ पे बाबरी मस्जिद का मसला था, आपको पता है, वो भी हल हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए मैंने इस चीज़ को भी मेंशन किया है। पिछले वाले सेशन में भी, पिछले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी मैंने 3-4 बुक्स के नाम आपको बताए। आज भी मैं 3-4 बताऊँगा। इसी तरह से ये पूरा सीरीज चलेगा, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रूपाचारी ने कौन सी बुक लिखी है। तो आपको ये याद रखना है कि जो रूपाचारी है उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है एक अनुभव। एक अनुभव के नाम से है। फिर मैं बात करूंगा P श्रीधरन पिल्लाई जो कि गवर्नर ऑफ मिजोरम है। मैंने ये चीज़ यहाँ पे इसलिए मेंशन करी है, इन्होंने बुक लिखी है ओ मिजोरम के नाम से इन्होंने बुक लिखी है। फिर मैं बात करूं भंडारी ने तो यही लिखी है अयोध्या की। राजेंद्र की बात करें, राजेंद्र ने जो बुक लिखी है उसका नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप अपने नोट यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप वही लिख सकते हैं, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। ओके, इसके बाद में बात करूँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है। अभी इसके रिलेटेड और भी फैक्ट्स को क्लियर करूँगा। ये जो है बेंगलुरु में है। अब आप बोलेंगे सर आपने इस क्वेश्चन को क्यों लिया है? अगर आप देखेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया का ये नंबर 1 है। वर्ल्ड रैंकिंग के लिस्ट में ये कहाँ पे आता है? 300 से लेके 350 के रैंकिंग में आता है। ओके, तो इंडिया का सबसे पहला ये उस लिस्ट में आया है, इस रैंकिंग लिस्ट में आया है। इसके बाद में बात करूँ, ये जो ISC बेंगलोर है इसकी एशिया में क्या रैंकिंग है? 36 आपको याद रखना है। ओके, 36 आपको याद रखना है, एशिया में इसकी रैंकिंग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डे के रिलेटेड मैंने लिया है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है 24 दिसंबर, 5 सितंबर, 15 सितंबर, 4 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। इसके बाद में अगर बात करूं 5 सितंबर को टीचर्स डे, ये भी आपको याद रखना है। 15 सितंबर की बात करें, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 4 फरवरी की बात करें तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करिए साथ साथ में। अब इस सेशन का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। आपको बताना है कि त्रिपुरा की कैपिटल कौन है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं लखनऊ है, रायपुर है, पनाजी है और अगरतला है। अगरचे मैं ट्रिक की बात करूं इस क्वेश्चन के लिए, क्या ट्रिक बनेगी? त्रिपुरा से मैंने आपको क्या बोला था, आपको ट्राइपोड याद रखना है। ट्राइपोड स्टैंड जो होता है, आपको ऐसा सेंटेंस विजुअलाइज करना है कि मैंने फ्रेंड की शादी में ट्राइपोड के ऊपर अगरबत्ती जलाई। अगरबत्ती से आपको अगरतला याद आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आई होप कि आप सब लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आप इस सेशन को के रिलेटेड मैंने जितने भी फैक्ट्स बताए आपने अपने नोटबुक पे लिखे होंगे। तो इन फैक्ट्स को वापस से रिवाइज करेंगे आप, और I will expect each and every one of you will share the feedback in the comment column. I hope जो भी आपके मन में आ रहा है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो चीज़ भी आपके मन में आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक है या कुछ भी है,
तो हम उस चीज़ को लेंगे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। तो आपको सुमित सर को भी थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू हैप्पी लर्निंग।